क्वेश्चन क्या कहता है? गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस इंटरनेशनल क्राइसिस ड्यूरिंग 1904 टू 1914 विच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो, जब भी कोई वॉर होती है ना, उसका कुछ ना कुछ बेसिस रहता है। स्टार्टिंग में कुछ पहले हुआ, फिर कुछ हुआ। तो ये इसमें डिस्कशन है, क्योंकि वर्ल्ड, देखो सिंपल है, जैसे हमारी हिस्ट्री रहेगी ना, जैसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ जैसे GS1 यूनिट 1 सब यूनिट 2 में हमारा होता है वर्ल्ड वॉर एंड बाउंड्री सेटलमेंट आफ्टर फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर वन क्यों शुरू हुई, ये इंपॉर्टेंट थीम है। फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म क्यों हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुई, है ना, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म जब हुई, फिर लीग ऑफ नेशन, है ना, और कैसे आगे यूनाइटेड नेशन बना। तो यहाँ ये इसके अंडर हम ये बात करते हैं। तो काउंट वेरियस इंटरनेशनल क्राइसिस जो हुए हैं 1904 से 1914 के बीच में, उनका हमने डिस्कशन करना है। तो अगर हम बात करें क्या क्या चीजें, देखो स्टार्टिंग में रशियो जापानीज वॉर हुई है। ये 1904, जैसे 1904 वाला पीरियड है ना, तो अगर हम 1904 से शुरू करें, 1904 से 1905 वाला जो पीरियड है, ठीक है, एक रशिया हो गया, एक जापान हो गया, ये वाली लड़ाइयां चल रही है। ठीक है, रशियो जापान वॉर्स की हम बात करते हैं। फिर जैसे 1905 से 1906 वाला जो पीरियड है ना, इस टाइम पर वो मोरक्कन वॉर्स हुई है। ठीक है, मोरक्कन, MORRO मोरक्कन, या मोरक्कन करेंगे, CCAN वॉर्स। ठीक है, ये एक्चुअली दो बार हुई है, इसीलिए या मोरक्कन क्राइसिस हम बोलते हैं, MOR, है ना, मोरक्कन क्राइसिस, या RO, सिंगल आर कर सकते हैं, MOR मोरक्को होगा ना, MOROCCON, MOROCCON मोरक्कन वॉर्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जब 1906, फिर ये 1908 1909 वाला जो पीरियड था, इस टाइम पर आपका बोस्नियन, है ना, बोस्नियन बोस्नियन क्राइसिस। ठीक है, बोस्निया हर्जगोविनिया हम जो बातें करते हैं, फिर हम जैसे अगाडिर क्राइसिस कहते हैं इसके, जैसे 1911 वाला पीरियड है। जैसे पहले यहाँ तो फर्स्ट मोरक्कन वॉर्स हुई है, फिर ये सेकंड मोरक्कन वॉर्स हो जाएगी, है ना, इसको हम अगादिर क्राइसिस भी कहते हैं। ये अराउंड 1911 में हुआ है। फिर 1911 से 1912 वाला जो पीरियड है, ये इटली और टर्की के बीच में ना जो वॉर्स, इटालो टर्की वॉर्स कहते हैं हम। इटली था और टर्की था। ठीक है, अराउंड 1911-12 वाला जो पीरियड रहेगा, है ना, यहाँ पर इटली और टर्की, तो इटालो टर्की वॉर्स हम कह सकते हैं। फिर 12-13 वाला जो पीरियड रहेगा, बाल्कन वॉर्स है। ठीक है ना, जैसे हम बाल्कन वॉर की बात करें, यहां से कहीं ना कहीं ये सारे क्राइसिस है जो स्टार्टिंग में चले हैं, और यहां से फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है हर एक के बारे में कि भाई क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं रशिया और जापान की वॉर से। ठीक है ना, तो अगर ऐसे बात करें, रूसो भी है ना, रूसो जापानीज वॉर, कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा 1904 से 1900 स्टार्टिंग वाला है ना, 1905 वाला पीरियड है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। इस टाइम पे जब वॉर स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले क्या हुआ, इश्यूज क्या थे। जो रशिया है और जापान है, ये दोनों अपना इन्फ्लुएंस ईस्ट एशिया में बढ़ाना चाहते थे, है ना। उस टाइम पर क्या हो रहा है, पंगा कहां पर शुरू हुआ, मंचूरिया में, है ना, जो मंचूरिया वाली जगह है। मंचूरिया कहाँ है, चाइना। ठीक है ना, तो चाइना इज नॉर्थ, मतलब ऐसे अगर लोकेशन देखो ना, नॉर्थ ईस्ट इलाका है, नॉर्थ ईस्ट चाइना। मंचूरियन प्लेन है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स, या नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट चाइना है ये, नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स ऑफ चाइना, या चाइना ही लिखो। तो जो नॉर्थ ईस्ट चाइना वाला इलाका है, यहां पर दोनों का ऐसे हम कहेंगे आमने सामने आ गए, क्योंकि ये इशू ये इस इलाके का था। दूसरा अगर हम इसको बात करें, और कौन सा इलाका हम कह सकते हैं जिसके लिए लड़ रहे हैं, कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगहें हैं। ठीक है, कोरिया तो था। तो रशिया क्या चाह रही थी कि जो उस टाइम पे जो वार्म वाटर पोर्ट्स है, देखो रशिया के पास अगर हम ऐसे देखोगे ना, ऊपर कहाँ कहाँ है, रशिया सारा ठंडा इलाका है। ठीक है, रशिया को पैसिफिक के अंदर वार्म वाटर पोर्ट्स चाहिए थे, तो एक ये इलाका ये चाह रहा है।
ठीक है, अगर इस ये क्या चाहता है? ठीक है, और कहां पर? टुवर्ड्स दी पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन में भी इसको वार्म वाटर, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा है, ठंडा जम जाता है ये इलाका। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो है इसके ऊपर पीछे से जाएगा ना रशिया के लिए, तो इलाके कैसे है, जम जाते हैं। उस टाइम पर इन्होंने क्या किया है ना, दूसरी तरफ अगर आप जापान की बात करो, जापान कहीं ना कहीं जैसे चाइना वाले इलाके में जा रहा है, ये अपना ना मेन लैंड के ऊपर कंट्रोल चाह रहा था उस टाइम पर। जैसे है ना कि एक मैकाइंडर और स्पेकमैन है, उन्होंने हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरी दी। तो आइडिया क्या है कि कुछ जगहें ऐसी है जमीन के ऊपर जो बहुत स्ट्रेटेजिक है, कुछ जगहें जगहें ऐसी है पानी के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, शुरू कहां से होता है, जापान ने एक सरप्राइज अटैक कर दिया। इन्होंने क्या किया, एक पोर्ट आर्थर है ना, आजकल ये चाइना में है ना, पोर्ट आर्थर, यहां से कहानी शुरू होती है। पोर्ट आर्थर, आजकल इसको कहते हैं, अगर देखोगे ना, लुश्नोको डिस्ट्रिक्ट, LUSHKNOU, लुश्नको डिस्ट्रिक्ट, LUSHKNOU, लुश्नको डिस्ट्रिक्ट, ये चाइना वाला इलाका है। ठीक है, पोर्ट आर्थर, जापान ने क्या किया, पोर्ट आर्थर के ऊपर अटैक कर दिया। अब यहां से क्या हो रहा है, जापान को थोड़ी एडवांटेज मिल गई है। अब यहां पर लड़ाइयां शुरू हो गई। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे कि लड़ाइयां यहां शुरू हुई थी, एक ना लियो गैंग की लड़ाई थी, लियो यांग, LI, बिल्कुल। पहला हम क्या कह रहे हैं, पोर्ट आर्थर पे अटैक हुआ, है ना। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि जो वॉर्स हुई, अब लैंड पे लड़ाइयां हो रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले लड़ाई हमने क्या बोली, लियो, LIAO YANG, LIAO YANG, लियाओ यांग, लियो यांग की लड़ाई। और दूसरा था मुकेडन, MUKDEN। ठीक है, आजकल अगर इसको देखेंगे, जैसे चाइना है, चाइना का जो शिनयांग प्रोविंस है, SHENYANG, शिनयांग, जो शीनयांग प्रोविंस है। ठीक है, यहां पर इन्होंने लड़ाइयां करनी शुरू कर दी। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब ये लड़ाई चलती जा रही है, तो जो आपका यालू रिवर है, यालू रिवर के अलोंग, है ना, ये लड़ाइयां चल रही है। लैंड बैटल्स हो रही है दोनों के बीच में। अब इससे हो क्या रहा है, जापान था कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सुपीरियर टैक्टिक्स थे, स्ट्रैटेजी थी। और दूसरी बात क्या है, जैसे अगर हम नेवल डोमिनेंस की बात करें, तो बैटल जैसे हम देखते हैं ना, तो एक टुशिमा स्ट्रेट है, TUSH, टुशिमा स्ट्रेट। ठीक है, ये यहाँ वो नेवल बैटल्स की जब हम बात करें, यहां पर भी स्ट्रेंथन थे। तो यहां पर जो जापानीज नेवी थी, इन्होंने जो रशिया, जो ऐसे कहा जाता है ना कि रशिया कहां पर है, बाल्टिक सी, है ना, तो बाल्टिक सी में रशिया अपनी बाल्टिक फ्लीट को रखता था, तो वहां से वो ऑपरेट करता था। जो बाल्टिक की फ्लीट थी रशिया की, है ना, जो टुशिमा स्ट्रेट के पास, इन्होंने उनको एक तरह से ऐसा कहा जाता है अनाहिलेट ही कर दिया था, खत्म ही कर दी थी। तो यहां से क्या हुआ, जब क्योंकि उस टाइम पे तो वो जापान की वो एक ना सुपीरियरिटी थी नेवी में। ठीक है, एक नेवल डोमिनेंस ये लोग कर पाए। तो ये लड़ाइयां हुई है, बताइए। यूशिमा स्ट्रेट में जो रशिया की बाल्टिक फ्लीट थी, बाल्टिक सी है ना, अब देखो वहीं पर तो रखता है अपना, जो ये रखता है, क्योंकि रशिया की नेवी वहां पर रहेगी ना, जमे नहीं होते पोर्ट्स। तो जो बाल्टिक फ्लीट ऐसा कहा जाता है उस रशिया की, उनको इन्होंने खत्म ही कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जापान की नेवल सुपीरियोरिटी दिखी। तो ये मेजर इवेंट्स है। इससे हो क्या रहा है, जैसे अब हम क्या कह रहे हैं, रशिया और जापान के बीच में जो लड़ाई हुई, इसमें सुपीरियर कौन दिख गया, जापान, है ना। फिर उसके बाद जैसे ट्रीटीज की बात करते हैं, लड़ाई खत्म हो रही है, तो लड़ाई खत्म करने के लिए एक पोर्ट्समाउथ है, PORTSMOUTH, PORTSMOUTH। अब पोर्ट्समाउथ की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। अब यहां पर क्या हो रहा है, उस टाइम पे जो US प्रेसिडेंट थे, है ना, थोडोर रूजवेल्ट, थोडोर रूजोवेल्ट है, THODORE, थोडोर रूजोवेल्ट, है ना, थोडोर रूजोवेल्ट, ये उस टाइम पे प्रेसिडेंट है।
ROOSEVELT, थोडोर रूजोवेल्ट। ठीक है। थोडोर रूजोवेल्ट जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस ट्रीटी को कराया था। इससे क्या हो गया, इससे जापान को कोरिया का जो इन्फ्लुएंस है या कोरिया का कंट्रोल मिल गया। ठीक है, कोरिया के इलाकों में। और यहाँ पर जो लियोडांग पेनिनसुला है ना, वो भी इसके पास आ गया। एक जो मंचूरिया का इलाका है, जो सदर्न मंचूरियन रेलवेज है, उसकी एक्सेस भी इसको मिल गई। ठीक है। LIAODONG, लियोडोंग पेनिनसुला। और SS2 सदर्न मंचूरियन रेलवे। तो इससे क्या चेंज हो रहा है, अगर आप इस चीज को समझो। क्या इस वॉर में रशी नहीं, सॉरी, जापान की डोमिनेंस दिख रही है? ठीक है ना। रशिया को इसने डोमिनेट कर दिया। और इस टाइम पे देखो, क्या चाइना पावरफुल लग रहा है? नहीं। ठीक है ना। जापान के राइज को हम यहां पर देखते हैं। कहीं ना कहीं एक जापान एक स्ट्रॉन्ग पावर की दिखा तरह दिखा उसने। ऐसे कहा जाता है ना, जैसे हम यहाँ पर इंडिया में भी तो बोल रहे होते हैं कि एशियन नेशंस ने रशिया को हराया। एक वहां से हमको भी कौन नहीं, तो क्या होता था कि एक यूरोपियंस के लिए कहा नहीं जाता था कि यूरोपियंस को हराया नहीं जा सकता। ठीक है ना, कि इनविंसिबल है यूरोपियंस, वो चीज खत्म हुई इस डिफीट से। रशिया की मिलिट्री वीकनेस भी दिख रही है ना। रशिया में अगर आप इस चीज को, हो क्या रहा है ना, क्या क्या चीजें दिख रही है, मिलिट्री वीकनेस। कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके, कि मिलिट्री वीकनेस दिख रही है। और कहीं ना कहीं डिसकंटेंट हो जाएगी रशिया में। हार भी रहे हो, इतने रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यार देश बहुत बड़ा है ना रशिया। ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनली डिसकंटेंट होने लगी। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो वहां पर, देखो उस टाइम पर क्या होता था, जार होता था। 1905 में क्या हुआ था, है ना, जिसे सार बोलते, TSAR बोलते, जार है पर TSAR है। ठीक है ना, सार। तो जार उस टाइम पे निकोलस टू, जैसे 1905 की हम बात करते हैं ना, 1905 में निकोलस टू को, जो जार था उस टाइम पे, NICHOLAS, निकोलस टू को, जो वहां की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, ड्यूमा। रशिया की पार्लियामेंट को उसको ज्यादा कंट्रोल देना पड़ा था। ठीक है ना, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको ज्यादा कंसेशंस देने पड़े थे, क्योंकि क्या है, रूलर चला रहा है ना। ड्यूमा, ड्यूमा क्या है, वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी, जो वहां की पार्लियामेंट है उसको डूमा बोलते हैं। तो जो निकलस है, जो जार था उस टाइम पर, इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं उस एरिया में कम हुआ है। ठीक है, लोग उससे गुस्सा है कि भाई जो लड़ाइयां लड़ रहा है ये सही नहीं है। फिर ये हमारा, हम किस पीरियड की बात करें, 1904 से 1905। फिर 1905 से जो 1906 वाला पीरियड रहेगा, वहां पर मोरक्कन क्राइसिस है। ठीक है। MOROCCAN, मोरक्कन क्राइसिस। और रादर लिखना है, आप ऐसे लिखो, फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस। ठीक है ना, क्योंकि दो बार हुआ है, 1905, 1906 वाला पीरियड। देखो अब यहां पर क्या क्या चीजें होंगी। अब ये जर्मनी है, यहां पर जर्मनी की बात आ रही है। जर्मनी को क्या, देखो उस टाइम पर क्या हो रहा है, कॉलोनियल एग्रेशन बढ़ रहा है ना। अफ्रीका का, जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों के गेन्स अफ्रीका में हो रहे थे। जर्मनी को ये लग रहा था कि भाई साहब हम तो पीछे रह गए। ये जो ब्रिटिश है, इन सब ने, या यूरोपियन कंट्रीज में बाकी कंट्रीज है ना, स्पेन होगी, है ना, फ्रांस होगी, है ना, पोर्चुगल होगी, ये सब आगे, ये सब क्यों आगे आ पाए, इनकी नेवी स्ट्रांग थी। इनकी नेवी स्ट्रांग क्यों थी, क्योंकि इनके जो पोर्ट्स थे, वो पोर्ट्स कैसे थे, आइस फ्री। रशिया क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रशिया के पोर्ट्स, है ना, जमे हुए। ठीक है, ज्योग्राफी की बात है। तो जर्मनी है, जर्मनी को भी यही लगा कि यार एशिया में तो अपनी कोई कॉलोनीज ही नहीं बन रही है। ठीक है, उस टाइम पे हम जैसे ना, एंग्लो फ्रेंच एंटांटे, है ना, वो क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉलोनीज को आपस में बांटने लगे हुए हैं। ठीक है, ये जगह मेरी होगी, ये जगह तेरी होगी, जैसे हम कहते हैं ना कि एंग्लो फ्रेंच एंटांटे, ENTNT।
रादर इसको ना एंग्लो फ्रेंच एंटांटे कॉर्डी ले बोलते हैं। LAE, कॉर्डी ले। कॉर्डिले, CORDIAL, कॉर्डियल होगा, ALE, ALE। ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में मिलके सारी कॉलोनीज को बांट रहे हैं। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जर्मनी को ये लग रहा है मेरे को तो कुछ मिल नहीं रही है। तो इन्होंने क्या किया, अब ये भी शुरू कर रहे हैं, है ना। उस टाइम पर काइजर हम कहते हैं, जो यहां पर था ना, काइजर विल्हेम। ये क्या है, ये रूलर था उस टाइम पर, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने जैसे टैंजियर जगह थी अफ्रीका में, है ना, वहां पर गए और वहां पर मोरक्कन इंडिपेंडेंस जो थी उसमें अपना सपोर्ट दे दिया। इनको लगा कि भाई अगर हम बाहर हेल्प करेंगे तो हमको भी हेल्प मिलेगी, है ना। तो काइजर, KAISER, ठीक है ना, काइजर विलेहम, है ना, काइजर विलेहम। ये है आपका WILHELM। ठीक है जी। अब क्योंकि जर्मनी को ये लग रहा है कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, इन्होंने, रादर ये सेकंड कर दो, काइजर विलेहम ने बोला कि मैं भी मोरक्कन जो इंडिपेंडेंस है इसमें हेल्प करना चाहता हूं, मैं इनके स्ट्रगल को हेल्प करूंगा। अब इन्होंने डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग शुरू कर दी। जर्मनी ने क्या किया कि जो ब्रिटेन और फ्रांस है उनको ये लगा कि मैं ये एंग्लो फ्रेंच जो एंटांटे है इनके बीच में एक वेज डालने की कोशिश करता हूं, इनके बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करता हूं। बट यहां पर क्या हुआ कि उसको, जर्मनी को तो लगा था कि अंग्रेज, ब्रिटेन और फ्रांस अलग अलग हो जाएंगे, बट इशू क्या हुआ, ये इकट्ठे हो गए, है ना। ब्रिटेन और फ्रांस थे, ये एक साथ आए और इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई, है ना। एली, इसको कहते हैं एल्गी कैरियास, ALGE। तो हो क्या रहा है, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है ना। CIR, है ना, एलजी किरास। यहां पर क्या हो रहा है, जर्मनी ने कोशिश करी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वेज डाल दी जाए, बट इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर दी और ये आपस में साथ में आ रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे हम वही आउटकम की बात करते थे, ये मोरक्कन कॉन्फ्लिक्ट में, तो पहला तो जो, है ना, एल्गी कैरियास कॉन्फ्रेंस हुई है। जब ये यहाँ पे इकट्ठे हुए, इन दोनों ने मिलके, जैसे आउटकम हम कहते हैं, तो आउटकम्स क्या हो रहे हैं, इन्होंने एक तो कॉन्फ्रेंस कर ली। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहे हैं, ये मोरक्को की इंडिपेंडेंस को तो मान रहे थे, ठीक है, बट फ्रांस ने ये बात बोली कि मेरा इस जगह पर स्पेशल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मोरक्कन इंडिपेंडेंस, है ना, इसको रिकॉग्नाइज कर दिया इन्होंने, और क्या बोला कि फ्रांस का स्पेशल इंटरेस्ट है और ये हेल्प करेगा इन लोगों को, इन कंट्रीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, एक ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है। अब जैसे हम वो बात करते हैं, जैसे इनका एंटांटे था, एंग्लो फ्रेंच एंटांटे, ये और स्ट्रांग हो गया इस वजह से। ठीक है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ गई। इससे क्या हो रहा है कि जैसे हम ये बात कहते हैं ना कि, और जैसे जर्मनी उस टाइम पर असर्टिव होने की कोशिश कर रहा था, तो इन लोगों ने उनको पुश करना शुरू कर दिया, उनके अगेंस्ट, है ना, प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया। और इस सारी प्रोसेस से क्या हुआ, जैसे जर्मनी ने स्टार्ट किया था, अब जर्मनी अकेला हो गया, जर्मनी की आइसोलेशन हो गई। शुरू में उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा था अफ्रीकन कॉलोनीज की तरफ, बट इस अग्रेसिव स्टांस की वजह से एक आइसोलेशनिस्ट स्ट्रैटेजी शुरू कर दी, है ना। ये कहीं ना कहीं सब लोगों ने यूरोप में इनको आइसोलेट कर दिया। जैसे डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं ना, सब लोग जब, अब जर्मनी कहीं डिप्लोमेसी के लिए जा रहा था, जर्मनी को एक सस्पिशन से देखा जाता था कि ये बंदे जब आ रहे हैं, ये वेजेस क्रिएट, क्योंकि हाँ देखो कोशिश क्या करी इन्होंने भी, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में वेज डालने की कोशिश करी थी। इसीलिए आपने देखना ये इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाए इसमें, कॉलोनियलिज्म में। जर्मनी की कॉलोनीज कम है रही है, ठीक है ना। फिर साथ में क्या हो गया, बोस्निया हर्जगोविनिया, तो बोस्नियन क्राइसिस हो गया। अलग अलग जगह पे चीजें बढ़ रही है ना।
जो फाइनली ये सारी चीजें मिलके वर्ल्ड वॉर क्रिएट करेगी, है ना। जब हम, जैसे हमने देखा ना कि सात तो 1908 1909 वाला पीरियड है, ठीक है। बॉस्नियन क्राइसिस। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज इसमें क्या हुई, ऑस्ट्रिया की एनेक्सेशन, यहां से चीजें स्टार्ट हुई। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो पीरियड है ना, ऑस्ट्रियन एनेक्सेशन, यहां से चीजें शुरू होती है। तो यहां पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी थी, है ना, ये एडवांटेज ले रहे थे जो भी उस टाइम पर टर्मोइल हो रहा था, है ना। ऑटोमन एम्पायर है, वहां पर इश्यूज थे, ठीक है। इसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही थी। तो जब वो ऑटोमन एम्पायर में इश्यूज आ रहे थे, उस टाइम पर ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये इसका फायदा उठा रहे थे, ठीक है। यहां पर रादर ऐसा कहेंगे कि पॉलिटिकल टर्मोइल था, पॉलिटिकल इश्यूज या टर्मोइल, इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करी आपने, आपके जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये ग्रुप जो है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब यहां पर इन्होंने क्या किया, अब जैसे यहां पर स्टार्टिंग में लड़ाइयां कैसे हुई, जैसे बोस्निया है, हर्जगोवेनिया है ना, और ऑस्ट्रिया ने इन इलाकों को अपने अंडर कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। बोस्निया, BOSNIA, बोस्निया हर्जगोवेनिया, HERZ, हर्जगोवेनिया, हर बोस्निया हर्जगोवेनिया, इन इलाकों को, जितने भी प्रोविंस है, जैसे हम कहते हैं पूरा इलाका, इसको क्या टर्म यूज करते हैं, साल्विक प्रोविंस, साल्विक प्रोविंस, SALVIC प्रोविंस, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया क्या कोशिश कर रहा था, उसने इन इलाकों को अपने अंडर, एक तरह से ना, वो एनेक्सेशन की कोशिश कर रहा है, बोस्निया हर्जगोविनिया इन इलाकों को अपने अंडर करने की कोशिश करी। अब क्या हो रहा है, अब इसमें ऑपोजिशन होगी, है ना। जैसे सर्बिया है, अब जब सर्बिया क्या चाह रहा था, एक ग्रेटर सर्बिया बनाने का इनका आइडिया था, ठीक है ना, कि हम एक ग्रेटर सर्बिया बनाएंगे। अब क्या हो गया, ये परेशान हो गए, तो एक तरह से कहीं ना कहीं सर्बिया की आउटरेज रही। वो क्या कह रहे थे, देखो जो साउथ सैल्विक है, जो सैल्विक प्रोविंस, ये अपने अंडर कर रहे हैं ऑस्ट्रिया, जो साउथ सैल्विक था, साउथ सैल्विक रीजन को सर्बिया अपने अंडर मिलाना चाहता था और ग्रेटर सर्बिया बनाना चाहता था। तो उन्होंने जो ये ऑस्ट्रिया की एनेक्सेशन है, इसको एक डायरेक्ट थ्रेट की तरह देखा, कि ये हमारे नेशनल, जो हमारी आइडियाज है, हमारी जो एस्पिरेशंस है, उसके अगेंस्ट है। अब यहां पर क्या हुआ, ये इस जब ऑस्ट्रिया ने ऐसा किया, रशिया है, रशिया का भी अपना इंटरेस्ट था इस इलाके में, है ना। तो रशिया एक प्रोटेक्टर की तरह, क्योंकि जो साल्विक इंटरेस्ट है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो साल्विक प्रोविंस है, यहां पर रशिया भी इन्फ्लुएंस चाह रहा था। तो रशिया ने भी क्या कहा, रशिया ने भी क्रिटिसाइज किया ऑस्ट्रिया का जो ये अनेक्सेशन है, ठीक है। अब इस पे क्या हो गया, भले ही सर्बिया और रशिया, देखो अब सर्बिया और रशिया क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन इंटरनेशनली क्या होता है, इंटरनेशनली ये ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो ये अनेक्सेशन किया था, इसको मान लिया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी एनेक्सेशन जो था, इसको वैलिड माना गया, ठीक है। अब इससे क्या इशू हो जाएगा, हमने क्या बात करी शुरू में, ऑस्ट्रिया हंगरी है, इन्होंने पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था ऑटोमन एम्पायर में, तो इन्होंने बोस्निया हर्जेगोविना और जो आपका साल्विक इलाका था, साल्विक प्रोविंस, इनको अपने अंडर कर लिया इस इलाके में। अब वहां से क्या हो रहा है, अब सर्बिया दुखी है, रशिया दुखी है, इन्होंने अपोज भी किया, बट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब इंटरनेशनली कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये बोल रही है ठीक है जी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, है ना, अगर हम इसको देखें, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। यहां पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, क्या, सबसे पहले देखो सर्बिया है, सर्बिया और इनके बीच में टेंशन शुरू हो जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं एक तरह से अब ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया की राइवलरी स्टार्ट है, सब रिसोर्सेज के लिए। अगर आप इसे देखो ना, वर्ल्ड वॉर का बेसिस क्या है, रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहां पर लड़ाई हो रही है, फ्यूचर में जो भी बाल्कन में लड़ाइयां होनी है, जैसे बाल्कन रीजन में जो लड़ाइयां होंगी, है ना, वो सब इसका बेसिस है। तो यहां से स्टार्ट हो रही है, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं।
अब साथ में क्या हो रहा है, जैसे साल्विक इलाका था, अब इसमें डिवीजन हो रहे हैं, ये इनके अंडर आ रहे हैं, तो आपस में साल्विक लोगों में भी नेशनल, अगर हम कहें ना जैसे साल्विक इलाका, तो साल्विक प्रोविंस में साल्विक नेशनलिज्म की बात हो रही है। इस सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या है, यहां पर भी है ना, एक साल्विक नेशनलिज्म के आइडियाज डेवलप होने लगे। इस इलाके में जो लोग रह रहे थे वो लोग रिजेंटमेंट करने लगे, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, इन लोगों का और साल्विक रीजन के जो लोग हैं, इनका जो वही ना वे ऑफ लाइफ है, जो आइडियाज है, कल्चर है, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन था। और कहीं ना कहीं रशिया की बेइज्जती हुई है। अगर आप ऐसा है ना, देखो एक तरफ नेशनलिज्म बढ़ रहा है, एक बाल्टिक वॉर्स के लिए जगह बन रही है, राइवलरी बढ़ रही है, और जो रशिया है, रशिया के लिए एक ह्यूमिलिएशन है ना, अगर इस सब को देखें। पहले तो आप 1905 में जापान से हार गए, ठीक है, फिर उसके बाद जब आप 1908 1909 में अपोजिशन कर रहे हो, क्योंकि देखो रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, अब समझ रहे हो, रशिया अनेक्सेशन नहीं रोक पाया, तो ऐसे था कि ये रशिया की एक डिप्लोमेटिक डिफीट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो जो सपोर्ट कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं इससे जो फ्यूचर में सपोर्ट जाएगा सर्बिया की तरफ, अब रशिया किस तरफ टिल्टेड रहेगा, सर्बिया की तरफ, ठीक है। तो एक ये, तो एक तरफ रशिया वाली कहानी चल रही है, और फिर तब तक क्या हो रहा है, जैसे 1911 वाला पीरियड रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अब इस अगर हम 1911 की बात करते हैं, ये आपका सेकेंड मोरक्कन क्राइसिस है ना। अगर इसको आप अलग से नाम दोगे तो अगादीर क्राइसिस इसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो दोबारा से स्टार्टिंग में हमने क्या बात करी थी, फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस में हम क्या बात कर रहे थे, जर्मनी के एम्बिशंस बढ़ गए थे, है ना। उस टाइम पर आपका जो एंग्लो फ्रेंच एंटांटे है वो स्ट्रांग था, इन्होंने वेज डालने की कोशिश करी, और अब क्या हो गया, जर्मनी को लोग कैसे देख रहे हैं, सस्पिशन से देख रहे हैं। अब इस टाइम पर क्या कर रहा है, जर्मनी था, इसने प्रोवोकेशन शुरू कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ हो या रादर हम ऐसे कहते हैं कि जर्मनी प्रोवोकेट हुआ था, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि फ्रेंच ने क्या कहा था, हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। जब आपका ये अल्गेरिसियस क्राइस अल्गेरियास कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर इन्होंने क्या कहा था, मोरक्को की इंडिपेंडेंस को माना था, और दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है। अब यहां पर जो जर्मनी है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस कम करना चाहता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, जो ये अगादीर है, अगादीर में इन्होंने एक गन बोट, पैंथर करके थी इनकी है ना, पैंथर एक गन बोट है, यहां से है ना कहानी शुरू होती है कि ये जर्मनी ने एक गन बोट है ना, पैंथर नाम, पैंथर था उसका नाम, वो भेजी अगादिर में। अब इससे क्या हुआ, भेजा किसने था, कि भाई वहां पर लोकल अपराइजिंग हो रही है या हो सकती है, उस टाइम पर जर्मनी सपोर्ट करने के लिए, या प्रोटेस्टर्स को हेल्प करने के लिए, अपराइजिंग को सपोर्ट करने के लिए, एक लोकल अपराइजिंग हो रही है, इसको क्या देखा गया कि जर्मनी क्या कर रहा है, गन बोट भेज रहा है, तो ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है फ्रांस को और ब्रिटेन को, ठीक है ना। तो यहां ये बात हुई कि फ्रांस को इसने चैलेंज कर दिया है, और कि क्या ये लोग कुछ प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि नहीं, वो सारी बातें होगी, है ना। तो दिस बोट है ना वाज अगादार क्राइसिस, अगादिर क्राइसिस वो सीन एज अ चैलेंज। अब यहाँ क्राइसिस क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो बोट भेजी है, दे आर डायरेक्टली चैलेंजिंग, फ्रेंच तो इसको चैलेंज की तरह लेंगे ना, और जो फ्रेंच और ब्रिटिश है, क्या ये जर्मनी को रोक पाएंगे या रोक सकते हैं, इस बात का प्रश्न उठ गया। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने भी इसको बड़ा सीरियसली लिया, तो ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तो उनको लगा कि जर्मनी है एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, तो इन्होंने जो एंटांटे, हम बात करें ना एंटांटे कॉर्डियल है, इसके बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया कि भाई ये होता है ना कि अगर कोई फ्रांस पे अटैक कर रहा है, वो हम पे अटैक कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया उस टाइम पर, उस टाइम पर था आपका डेविड लायॉड जॉर्ज, है ना, डेविड, डेविड जॉर्ज है, या डेविड हम डेविड लियोड जॉर्ज कहते हैं, एल 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 ओ वाई डी, एल एल ओ वाई, लियोड,
जॉर्ज। ठीक है। तो ये उस टाइम पर चांसलर थे, जो आपका एक्सचेकर था, एक्सचेकर के चांसलर थे। इन्होंने क्या किया, एक बड़ी खतरनाक स्पीच दी उस टाइम पर, है ना। इन्होंने जर्मनी को वार्न किया कि अगर जर्मनी कुछ भी करेगा, जैसे एक वो था ना कि इनकी स्पीच एक यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर पे थी ना, यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर, कि भाई ये जो बैलेंस ऑफ पावर है हमारा, कि जैसे हम लोग, जैसे फ्रांस है और ब्रिटेन है, हम लोग मिलके जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, अगर आप उस पर एक्शन करोगे तो आपके अगेंस्ट काउंटर एक्शन लिए जाएंगे। तो जो यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर है, इसमें आपका है ना, डेविड लॉर्ड जॉर्ज, ये उस टाइम पर जो आपके चांसलर थे उस टाइम पे एक्सचेकर के, इन्होंने स्पीच दी। अब इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि एक टेंशन बढ़ गई, फिर धीरे धीरे एस्केलेशन हो गई। टेंशन क्यों बढ़ी, क्योंकि जर्मनी है और ब्रिटेन है, दोनों क्या करने लग गए, अब जैसे इंटरनेशनल वाटर्स होता है वहां पर वो अपनी फ्लीट्स मूव करने लग गए, अपने शिप्स को मूव करने लग गए। बाकी हाँ वो ये फिर नेगोशिएशन हुई, आपस में डिस्कशन हुई। फ्रांस ने क्या किया, थोड़ी टेरिटरी दे दी, है ना, जो कॉन्गो में थी वो जर्मनी को इन्होंने दे दी, कि अगर ये देखो यहाँ पर हुआ क्या, कि मोरक्को के ऊपर प्रोटेक्टोरेट, कि फ्रांस को फ्रांस की जो प्रोटेक्टोरेट है कि ये देखेगा मोरक्को को, ठीक है, ये ध्यान रखेगा मोरक्को को, इस प्रोटेक्टोरेट को अलाउ करने के लिए, मतलब ऐसा होता है ना कि इसके लिए जर्मनी को कॉन्गो में इन्होंने कुछ अपनी, फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज जर्मनी को दे दी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपस में इनका डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो शुरू में पंगे पड़े, बट बाद में क्या किया, कॉन्गो में जर्मनी को कॉलोनीज फ्रांस ने प्रोवाइड करी, और मोरक्को ने इंटर्न, और जो जर्मनी है, जर्मनी ने इंटर्न क्या किया, फ्रांस की प्रोटेक्टोरेट जो मोरक्को में थी उसको रिकग्नाइज किया। बट कहीं ना कहीं होगा क्या इस पूरी प्रोसेस में, क्या अंग्रेज गुस्सा होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें हम ये चीज कहते हैं कि जब ब्रिटेन और जर्मनी है, इनकी राइवलरी बढ़ गई, है ना, एंग्लो जर्मन। फ्रांस के साथ तो थोड़ा ठीक हो गया फिर भी, बट एंग्लो जर्मन राइवलरी इस्टेब्लिश होगी, है ना, ये इस्टेब्लिश हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है, ये बढ़ रही है, आपस में लड़ाइयां शुरू होगी। और साथ में क्या हो रहा है, देखो हम ये जो एंग्लो फ्रेंच अलायंस है ना, जो एंटेंटे है, ENTENT, तो इनका जो ये ग्रुप है ना, जो अलायंस है, एंग्लो फ्रेंच अलायंस, वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये, अब ये क्या कह रहे थे, अब आपस में ये दोनों ऐसे आ गए कि कभी दोबारा से जर्मनी पंगे करता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये अग्रेशन करता है तो हम इकट्ठे होके, नहीं भाई आया तो देख लेंगे, है ना, लड़ेंगे इसके साथ, अब दोनों इकट्ठे हो गए, तो उस तरह की जो बातें हैं। और इससे हो क्या रहा है, देखो शुरू में हमने क्या बात की थी, फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस में लास्ट में जर्मनी के साथ क्या हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है ना। अब वो जो जर्मन आइसोलेशन है, यहां पर ये और बढ़ रहा है। ठीक है जी, जर्मनी फिर से, जैसे फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस में आइसोलेटेड रहा, अब यहां पर वो आइसोलेशन फिर से बढ़ गया है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसको देखोगे, है ना, अब तो ओवरऑल अगर हम कहें, ये सेकंड मोरक्कन क्राइसिस में, है ना, ये फ्रांस है, इसको प्रोटेक्टोरेट मिल गया है, कॉन्गो जर्मनी को ये जगहें मिल गई है, और साथ में अब इश्यूज क्या है, अंग्रेज और जर्मनी के बीच में इश्यूज है, एंटांटे रिलेशनशिप और स्ट्रांग हुआ है, और आइसोलेशनिज्म जर्मनी का बढ़ गया है। फिर जैसे 1911 वाला ही पीरियड था, इस टाइम पर भी इटली और टर्की के बीच में वॉर जो हुई, है ना, इटालो टर्किश वॉर भी कह सकते हैं इसको, इटली इटालो टर्किश, ठीक है, 1911 वाला पीरियड ही है। ठीक है ना, 11 में ये शुरू हुआ था और ये 12 वाला पीरियड तक काफी प्रिडोमिनेंट रहे हैं ये इश्यूज। देखो अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, अगर हम इसको समझेंगे, अब यहाँ पर भी इटली के एम्बिशंस थे। इटली क्या चाह रही थी, ये भी कॉलोनियल एम्पायर को बढ़ाना चाह रही थी। अब देखो हो क्या रहा है, बेसिस तो वही है ना कि ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि शुरू में ऑटोमन एम्पायर बहुत स्ट्रांग था।
ठीक है। अब ये पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज्ड है ना। तो उस टाइम पर इटली है ना, इसकी भी एस्पिरेशंस बढ़ रही है। इटली की है ना, एस्पिरेशंस ऑफ इटली। ये क्या कर रहा है, ये भी चाह रहा है कि मेरी कॉलोनीज बढ़े। ठीक है, तो वीकनेस हो रही है, तो इन्होंने इमीडिएटली क्या किया, ऑटोमन एम्पायर, जैसे लिबिया था, है ना, लिबिया को इटली ने सीज कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपने अंडर ले लिया। अब इस वॉर से क्या हो रहा है, यहां से हम जैसे मतलब हम कहते हैं ना कि इटली का जो कॉलोनियल वेंचर है, इटली ने जो शुरू किया वो स्टार्ट होता है। इन्होंने लिबिया को अपने अंडर कर लिया। अब इससे क्या हो रहा है, अब कहीं ना कहीं हमको क्या, डेफिनेटली जैसे ऑटोमन एम्पायर है, इसको हम कह ही रहे हैं वीकनेस है, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था अपनी प्रॉब्लम से, इसकी शक्तियां कम हो रही थी। बट अब इसकी जो टेरिटरीज थी वो दूसरे लोग ले रहे हैं। अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये इफेक्टिवली अपनी टेरिटरीज को डिफेंड नहीं कर पा रहा है ऑटोमन एम्पायर, है ना। इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर, ऐसे कहा जाता है ना कि इसको सिक मैन ऑफ यूरोप, ये दिख गया कि ये बीमार है, ऐसे टर्म यूज की जाती है इसके लिए ना, कि ऑटोमन एम्पायर की जो वीकनेस है ये जग जाहिर हो गई थी, कि भाई इनकी जो कॉलोनीज है, जो इसकी टेरिटरी है, टेरिटरी ही हथिया ली इटली ने, है ना। इससे हुआ क्या, अब कहीं ना कहीं अगर इस सारी बातों से हम कहें कि इटली है, इटली का एक्सपेंशन हुआ है, अब उसको लिबिया मिल गया है ना। इससे अब दोनों ही चीजें दिख रही है कि जैसे ऑटोमन एम्पायर है कि वो वीक है। इवन यहां पर भी ना, इटली में भी अपनी फौज की वीकनेस भी मतलब दिख रही थी, जो इश्यूज दिख रहे थे। यहां से जैसे हम कहते हैं सिकमैन ऑफ यूरोप की हम बात करते हैं, यहां से डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर की अगर हम बात करें, ठीक है, इस रास्ते पे ये चल पड़े हैं। हम कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन किया, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब इन वॉर से अब जो बाल्कन एरिया है, ऐसा कहा जाता है बाल्कन एस्पिरेशन, ठीक है ना, बाल्कन एस्पिरेशंस, कि इस वॉर से क्या हो गया है, जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस है बाल्कन एरिया में वो बढ़ने लगी है। बाकी नेशन क्या है, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि ये जो ऑटोमन एम्पायर का इलाका है ये तो खत्म हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ये इलाके अपने अंडर ले लेने चाहिए। और यहीं से जो नेक्स्ट बात चल रही है ना, बाल्कन वॉर शुरू होती है, जो 1912 1913 वाला जो पीरियड है। ठीक है ना, जो हम बाल्कन वॉर्स की बात कहेंगे, यहां पर हो रहा है। तो इसमें क्या है, दो वॉर्स है, फर्स्ट बाल्कन वॉर, सेकंड बाल्कन वॉर। अब यहां पर क्या होता है, जो पहली बाल्कन वॉर थी, यहां पर सर्बिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, मॉन्टेनिग्रो है, इन सब ने एक अलायंस बना दिया। ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो, ठीक है, चार कंट्रीज थी आपकी, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मॉन्टेनिग्रो। इन सब ने क्या किया, इन्होंने ग्रुप बना दिया, एक अलायंस बना दिया, और इन्होंने क्या किया, इकट्ठे मिलके कि चलो जी ऑटोमन एम्पायर को अटैक करते हैं। ठीक है, जो बाल्कन वॉर में हम यहाँ पर फर्स्ट बाल्कन वॉर की बात कर रहे हैं, तो अलायंस बना, है ना, इन्होंने अटैक किया ऑटोमन एम्पायर में। उससे क्या हो गया, जितनी भी रिमेनिंग यूरोपियन टेरिटरीज थी इनके पास, ये इनके पास आ, दूसरा हम कहते हैं, अब यहां पर क्या हो रहा है, सेकेंड बाल्कन वॉर का बेसिस क्या था, कि जो डिवीजन है, अब डिस्प्यूट क्या हो रहे हैं कि इन टेरिटरीज को डिवाइड कैसे करें। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब यहां पर जैसे हम सेकेंड बाल्कन वॉर की बात करते हैं, यहां पर बुल्गारिया ने अपने अलायंसेस पे अटैक कर दिया। ठीक है, जो उस टाइम पर ये रूलर्स रहे हैं, बुल्गारिया क्या कर रहा है, इसने अटैक कर दिया। अब वो क्या हो रहा है भाई, डिवीजन ढंग से नहीं हुआ है, सर्बिया ग्रीस रोमानिया। ठीक है, तो बुल्गारिया एक तरफ हो गया, सर्बिया ग्रीस रोमानिया और ऑटोमन एम्पायर है, इस पे बुल्गारिया ने अटैक कर दिया। ठीक है, आपस में लड़ गए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, अब ये इकट्ठे हो गए, सर्बिया ग्रीस रोमानिया, ठीक है, ये इकट्ठे हो गए हैं, और इन्होंने लड़के फिर उल्टा बुल्गारिया को ही हरा दिया।
फाइनली हम देखते हैं कि बुल्गारिया हार गया। अब इससे चीजें क्या होगी, इससे चेंजेस क्या क्या होंगे? देखो इस टाइम पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे दोबारा से टेरिटरीज, है ना, एक रीड्राइंग ऑफ मैप हुआ है। ठीक है, टेरिटरीज की एक शिफ्टिंग हुई है, क्योंकि इससे पहले तक हम देखते हैं ना कि ऑटोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ये जितनी भी चीजें हो रही है, क्या इसका बेसिस हम ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन लेके चल सकते हैं? है ना? तो वहां से क्या हो रहा है, जैसे बाल्कन वार की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जितना भी बाल्कन एरिया है ना, अब यहाँ पर सर्बिया है। सर्बिया सबसे ज्यादा एक तरह से इन्फ्लुएंशियल स्टेट की तरह आगे आया है। ठीक है, जैसे मैप्स की हम बात करेंगे, अब उस टाइम पर जैसे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना, ये भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि मैप ड्रॉ हुआ, सर्बिया है, सर्बिया की पावर बढ़ी, तो उस टाइम पे जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये भी थोड़े से टेंशन में आ चुके हैं कि भाई ये जो सर्बिया की शक्तियां बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारे को भी इशू हो सकता है। तो अपने देश में वहां पर भी ना एक वो नेशनलिज्म, स्पेसिफिकली साउथ साल्विक नेशनलिज्म की जब हम बात करें, तो ये स्ट्रेंथन होने लगा था। तो यहां पर ये भी क्या कह रहे हैं, जब साउथ साल्विक नेशनल, क्योंकि इनके अंडर चल रही है जगहें, तो साउथ साल्विक नेशनलिज्म, ठीक है, एक ये बेसिस रहेगा। अब कहीं ना कहीं इससे भी ये परेशान है, सर्बिया की शक्तियां बढ़ रही, इससे भी परेशान है। और धीरे धीरे क्या हो गया, जो ये लड़ाइयां थी, अब इससे पूरा जो बाल्कन बाल्कन एरिया है ना, ये डिस्टेबलाइज हो चुका है। अब आपस में टेंशन है, एटमॉस्फेयर बड़ा ऐसा रहेगा कि ना, वोलेटाइल सा एटमॉस्फेयर है। इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना कि जब ये एक बेसिस रहा है, यहां से यूरोप की कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगी। ठीक है, अभी इस टाइम पर क्या है, देखो क्या कोई भी कंट्री खुश है? जर्मनी है, जर्मनी आइसोलेटेड पड़ा है। रशिया की बेइज्जती हुई हुई है ना, जापान ने इलाके बढ़ाए हुए हैं अपने। अब मोरक्को है ना, अब यहां पर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जैसे फ्रांस का चल रहा है। तो हर एक जो जितनी भी कंट्रीज है, और जैसे ऑटोमन एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये बाल्कन वॉर्स हुई, है ना, पहले सब इकट्ठे होके लड़े, बाद में ये आपस में लड़े, इस वजह से। और यहाँ ऑस्ट्रिया, तभी जैसे हम कहेंगे ना कि जैसे फर्डिनेंड ड्यूक है, कि वो हमारी जो वर्ल्ड वॉर टू की स्टार्टिंग का बेसिस रहेगा, तो दिस इज द टिपिंग पॉइंट। अब बस है, चीजें एकदम तैयार है, कोई इशू होना चाहिए और लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और ड्यूक के असैसिनेशन से लड़ाई का बेसिस स्टार्ट हो गया। आपका प्रश्न है कि मतलब कैसे प्रोटेक्टोरेट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या देखो, फर्स्ट मोरक्कन वार में क्या हुआ है, फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस जब हुआ था, फाइनली लास्ट में क्या हुआ था, जर्मनी को आइसोलेट कर दिया था। और जब आपका, है ना, एग्री किरास कॉन्फ्रेंस जो है हमारी, वहां पर क्या डिस्कशन हुआ था कि मोरक्को की इंडिपेंडेंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, फ्रेंच और ब्रिटेन। और इन्होंने क्या किया था कि कॉन्फ्रेंस में फ्रांस को कहा था कि फ्रांस का स्पेशल इंटरेस्ट है इस इलाके में। यहां तक ठीक है। फिर जो सेकंड मोरक्कन क्राइसिस हुआ था, इसमें दोबारा से क्या हुआ है, अब लास्ट में इन्होंने क्या किया कि यार देखो, बार बार ये पंगे तो कर ही रहा है जर्मनी, तो इन्होंने कहा एक आपस में ना, जैसे रिलेशनशिप, आपस में बात करने के लिए साथ में बैठे, इन्होंने कहा कि मेरे पास कॉन्गो में कुछ कॉलोनी है, कॉन्गो की कॉलोनी में आपको देता हूं। किसको दी? फ्रांस ने जर्मनी को, जर्मनी को फ्रांस ने कॉन्गो की कॉलोनी दी। और इन रिटर्न जर्मनी ने फ्रांस को मोरक्को का प्रोटेक्टोरेट की, मतलब एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया। वो तो बोल ही रहे हैं ना कि हम इसको प्रोटेक्शन देंगे मोरक्को को, फ्रांस। तो जर्मनी ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया। एक तरह से वो लेन देन वाली बात है ना, कि भाई तुम कॉन्गो वाली कॉलोनी का कुछ पार्ट ले लो, और तुम ऐसा करो यहां पर हमको रिकॉग्नाइज कर दो ना, जर्मनी ने वो चीज रिकॉग्नाइज कर दी।